हम शांति चाहते हैं ये तो दुनिया ने देखा, पर अब दुनिया ये भी देखेगी कि हम अपनी शांति की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये कह के अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के कारगिल पर भारत के स्टांस को दुनिया और पाकिस्तान को बता दिया था। पर ये बात युद्ध तक पहुंची कैसे? ऐसा माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान और कश्मीर का मसला सॉल्व करने के सबसे करीब तक पहुंचे थे। समझौता एक्सप्रेस, लाहौर दिल्ली बस सेवा, क्रिकेट डिप्लोमेसी, पाकिस्तान टूर ऑफ इंडिया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और सबसे अहम द लाहौर डिक्लेरेशन। इतना सब करने के बाद भी बात वॉर तक कैसे पहुंची, आइए समझते हैं। 1971 के वॉर के बाद भारत पाक के बीच छोटे मोटे कॉन्फ्रंटेशंस चल रहे थे। 80s में हम पाक से दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ रहे थे और 90s आते आते कश्मीर का एनवायरनमेंट भी बहुत खराब हो गया था। एक तरफ कश्मीरी पंडित्स का मास एक्सोडस तो दूसरी तरफ कश्मीर में बढ़ रहा दहशतवाद। टेंशंस पीक पर पहुंच गए जब 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not all. और अब ये मैटर ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया था क्योंकि दोनों देशों के पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए। पर उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार टेंशंस कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहती थी। इसीलिए वाजपेयी ने दोनों देशों की नब्ज पकड़ ली, क्रिकेट। और पूरे 12 साल बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया टूर के लिए आई थी। क्रिकेट की मदद से दोनों देशों में बढ़ रहे तनाव को कम करने की कोशिश वाजपेयी कर रहे थे। इसके बाद वाजपेयी ने ऐतिहासिक सदाए शरद दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू कर दी और खुद बस की पहली सवारी बनकर लाहौर पहुंच गए। 21 फरवरी 1999 पीएम वाजपेयी और पाक के पीएम नवाज शरीफ ने एक लैंडमार्क डिक्लेरेशन द लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, जिसके अंडर दोनों देश किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के पहले दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए। दोनों देशों ने कमिट किया कि कश्मीर और बाकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के ऊपर बातचीत से हल निकाला जाएगा और साथ ही फुल कमिटमेंट दिखाया फॉर शिमला एग्रीमेंट, जिसके अंडर दोनों देशों के किसी भी इशू को बातचीत के द्वारा सॉल्व किया जाएगा और कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं करेगी। इसी सब को देखते हुए ये कहा जाता है कि वाजपेयी कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करने के भी सबसे करीब आए थे। उन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क हिस्टोरिक स्टेप्स लिए और सबका एक ही गोल, टेंशंस को कम करना। पर पाकिस्तान की नीयत कभी दोस्ती वाली थी ही नहीं। 1998-99 के बीच सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री ने चुपचाप एलओसी को क्रॉस करके 100 से ज्यादा माउंटेन पीक्स पर अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए और इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन बदर। उनका प्लान था कि श्रीनगर ले हाईवे का लिंक डिसरप्ट कर देना और सियाचिन ग्लेशियर की तरफ आने वाली सप्लाईज और ट्रूप मूवमेंट्स को बिल्कुल रोक देना ताकि इंडियन मिलिट्री को वहां से रिट्रीट करना पड़े। अब एक्सट्रीम ठंड और स्नो कवर की वजह से इंडियन ट्रूप्स ने भी फॉरवर्ड पोस्ट वेकेट कर दिए थे। इसका भी फायदा पाकिस्तान ने उठाया और लोकल मिलिटेंट्स की तरह कपड़े पहनकर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जैसे टाइगर हिल, टोलोलिंग, मुश्को वैली और कई लोकेशंस जो 16,000-18,000 फीट की हाइट पर थे, वहां पर मोर्टार, मशीन गन्स, एंटी एयर मिसाइल्स लेकर एलओसी को क्रॉस करके फॉरवर्ड बेसिस बना लिए। बहुत वक्त तक ये मूवमेंट्स अनडिटेक्टेड थे। जैसे जैसे स्नो कवर कम होने लगा, हमारे सारे फॉरवर्ड पोस्ट पर पेट्रोलिंग शुरू होने लगी और तभी कारगिल के आसपास कुछ लोकल चरवाहों ने कुछ अनजान लोगों को पीक्स के आसपास हलचल करते देखा और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आर्मी को दी। इसके रिस्पॉन्स में मई 3, 1999 को आर्मी ने कई पेट्रोल टीम्स भेजी। उनमें से एक टीम थी कैप्टन सौरभ कालिया की, जो कसर एरिया में भेजी गई थी। कैप्टन कालिया की 5 मैन की पेट्रोल टीम के ऊपर पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स ने हमला कर दिया और उन्हें पकड़ लिया। पूरे 2 हफ्तों तक कैप्टन कालिया की टीम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। जब फाइनली उनकी बॉडीज मिली तब पूरे देश का खून खौल उठा था। कैप्टन कालिया और उनके टीम्स को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उनके बॉडी पर सिगरेट के बर्न्स थे, उनके कान के पर्दे गरम रॉड से फाड़ दिए गए थे, साथ ही उनके हाथ पैर काट दिए गए थे। ये थी कारगिल की पहली ट्रेजेडी। पर अभी भी एग्जैक्ट स्केल और रिस्पॉन्सिबल कौन है वो समझ नहीं आ रहा था। पाकिस्तान कश्मीर इशू को ग्लोबल इशू बनाना चाहता था, इसीलिए कभी उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं एक्सेप्ट किया और इन घुसपैठियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया। पर जिस तरीके से हमला हुआ था,
जो वेपन्स यूज हुए थे ये तो कंफर्म था ये कोई कश्मीरी मिलिटेंट्स का काम नहीं था, बल्कि ये ट्रेन्ड फाइटर्स थे। इंडियन आर्मी ने कई और पेट्रोल्स भेजना शुरू किया। 10 मई तक ये रियलिटी सामने आ गई थी कि एक प्लान्ड अटैक है। 100 के आसपास घुसपैठियों ने LOC क्रॉस कर ली थी और डेली ये आंकड़ा बढ़ रहा था। 18 मई तक ये आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया और न्यू दिल्ली में एक इमरजेंसी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई। अब हमारी भारतीय राजनीति भी उस समय काफी डामाडोल चल रही थी। वाजपेयी सरकार लोकसभा में 1 वोट से विश्वास मत हार चुकी थी। वाजपेयी ने रिजाइन कर दिया था और अब वो PM से तत्कालीन PM बन गए थे। पर देश पर हुए इस हमले ने सबको एक कर दिया और वाजपेयी ने CCS की मीटिंग हेड की। इंडिया ने इस हमले के अगेंस्ट ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया। आर्मी चीफ जनरल VP मलिक का स्लोगन वी विल फाइट विथ व्हाटएवर वी हैव ने जवानों का मनोबल बढ़ा दिया। पर लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। पाकिस्तान के पास हाइट का एडवांटेज था। हमें कोई भी पोस्ट जीतने के लिए खड़ी चढ़ाई और दुश्मन की बंदूक के सामने से होकर जाना पड़ता। 22 मई को आर्मी ने टोलोलिंग, एक क्रिटिकल पीक, फिर से जीतने के लिए अटैक लॉन्च किया, पर हमें इतनी सफलता नहीं मिली। इसी के चलते 24 मई को CCS की मीटिंग में एक डेयरिंग डिसीजन लिया गया। इंडियन एयरफोर्स को लड़ाई में डिप्लॉय कर दिया गया, जो 1971 के बाद पहली बार हो रहा था। IAF ने अपने जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मोबिलाइज किए और ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया और 26 मई को IAF के स्ट्राइक्स शुरू हो गए। पर फिर भी लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि 15,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई IAF के लिए भी बहुत नई चीज थी और IAF ने कई सेटबैक्स फेस किए। एक बॉम्बिंग के दौरान हमारा MiG-27 क्रैश हो गया और पायलट को कैप्चर कर लिया गया। हमारे MiG-21 और एक हेलीकॉप्टर दोनों ही एनिमी फायर के दौरान क्रू के साथ डिस्ट्रॉय हो गए। साथ ही पाक आर्मी ने स्ट्रॉन्ग एनिमी बंकर्स बना लिए थे और हाई एल्टीट्यूड पर होने की वजह से इन्हें खत्म करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे जून आना शुरू हुआ, बर्फ पिघलने लगी, ट्रूप मूवमेंट बढ़ा दी गई। साथ ही IAF ने भी इस नए फ्रंट के लिए अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया था। उन्होंने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और मिराज 2000 की मदद से दुश्मनों के बंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। वी माइट नॉट बी द बिगेस्ट और द मोस्ट एडवांस्ड, बट वी आर फॉर श्योर एज हेल द ब्रेवेस्ट मिलिट्री फोर्स देयर इज। इंडियन आर्मी ने यह प्रूव करना शुरू कर दिया। जून 9 तक इंडिया ने ऑपरेशन विजय का खाता खोल दिया। बतालिक में 2 की पोजीशंस जीत लिए गए। आर्मी का मोराल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। एक तरफ आर्मी अपना जलवा दिखा रही थी, तो दूसरी ओर सरकार भी पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने में लग गई। पाक आर्मी ने अपना इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से डिनाई किया था ना, पर पकड़े गए। सोल्जर्स से बरामद किए गए डॉक्यूमेंट्स, वेपन्स सब भारत ने दुनिया के सामने रख दिए, जो पाकिस्तानी थे। साथ ही जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान की कारगिल वॉर के बारे में एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई और वो भी हमने दुनिया के सामने रख दी। भारत ने यह भी डिसीजन लिया कि ना तो हमारी एयरफोर्स ना ही आर्मी कोई भी LOC क्रॉस नहीं करेगा, जिस डिसीजन को पूरी दुनिया ने सराहा था। पाकिस्तान इन सारे एलिगेशंस को डिनाई कर रहा था, पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के नाटक ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था और सब ने कारगिल के इस घुसपैठ को इररेस्पॉन्सिबल बताया। अब एक तरफ पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज घट रही थी, तो दूसरी तरफ हमारे जवान भी अपना कमाल दिखा रहे थे। इस पूरे वॉर का मोमेंटम शिफ्ट हुआ 12 से 13 जून को। JNK राइफल्स की 13 बटालियन ने टोलोलिंग पर एक फाइनल असॉल्ट लॉन्च कर दिया। टोलोलिंग एक स्ट्रेटेजिक हाईवे के ऊपर था, जिसके कारण ट्रूप मूवमेंट और सप्लाईज का ट्रांसपोर्ट में बहुत मुश्किल आ रही थी। एक बहुत ही घमसान क्लोज कॉम्बैट लड़ाई के बाद जून 13 को हमने टोलोलिंग जीत लिया। टोलोलिंग की जीत के कुछ ही दिनों बाद कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम को पीक 5140, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर था, उसे जीतने की ऑर्डर्स दे दिए थे। कैप्टन बत्रा और उनकी टीम का लोकेशन दुश्मनों को पता लग चुका था और वो जख्मी भी थे, पर इसके बावजूद उन्होंने दुश्मनों के मशीन गन बंकर पर अकेले धावा बोल दिया और 3 सोल्जर्स को कॉम्बैट में मार गिराया। सुबह के सूरज के साथ कैप्टन बत्रा ने रेडियो पर अनाउंस किया कि दिल मांगे मोर उनका विनिंग सिग्नल। ये दिल मांगे मोर कारगिल युद्ध का वॉर क्राई बन गया। इस सब से पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया। न्यूक्लियर वाली धमकियां भी आना शुरू हो गई थी। एक दिन देर रात जब USA के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का फोन अटल जी को आया, तो उन्होंने कहा कि पाक न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहा है। तब वाजपेयी ने कहा, मैं 25% भारत को
कुर्बान करने के लिए तैयार हो, पर याद रहे पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। हमारे वीर जवानों के पीछे हमारे प्रधानमंत्री अरावली बनकर खड़े थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने शहीद हुए सोल्जर्स की बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। गिलगिट और बाकी एरियाज में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। फाइनली इंटरनेशनल और इंटरनल प्रेशर के बाद पाकिस्तान ने कई मारे गए सोल्जर्स को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया और उनका रोल एडमिट करना पड़ा। पाकिस्तान के मिलिट्री लॉसेस, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इस सब ने स्टेज सेट कर दिया पाकिस्तान के फाइनल बैटल का। बैटल ऑफ टाइगर हिल, 16,700 फीट की ऊंचाई वाला हिल कारगिल की पूरी स्काईलाइन को डोमिनेट कर रहा था। ये पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन में से थी। अब इंडियन आर्मी ने हर तरफ से इस पर अटैक करना शुरू कर दिया और इस लड़ाई में एक और नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, योगेंद्र सिंह यादव। जुलाई 3 की रात को जब आर्मी ने टाइगर हिल की चढ़ाई शुरू की, तब एक एनिमी बंकर को खत्म करने के लिए एक सीधी पथरीली चढ़ाई चढ़ने के लिए उन्होंने वॉलंटियर किया। चढ़ाई के वक्त दुश्मनों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। टोटल 15 बुलेट वुंड्स के बाद भी वो चढ़ते रहे। ग्रेनेड्स की मदद से एनिमी बंकर खत्म किया और अपनी प्लेटून के लिए रास्ता बनाया। इन सब के बाद भी वो जिंदा वापस आए। 15 जुलाई को एक्सट्रीम कंडीशंस और खूंखार लड़ाई के बाद इंडियन फोर्सेस ने टाइगर हिल जीत लिया और टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया गया। फिर से पीएम नवाज शरीफ जुलाई 4 को यूएसए पहुंच गए अमेरिका से भीख मांगने, ताकि वो एटलीस्ट कुछ तो इज्जत बचा पाए। बिल क्लिंटन ने क्लियरली कहा कि अगर हमसे हेल्प चाहिए तो अपने ट्रूप्स को एलओसी के इस पार बुलाओ। वापस आकर नवाज शरीफ ने अनाउंस किया कि सारे ट्रूप्स वापस आ जाओ। जुलाई 14, 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया और ऑफिशियली कॉन्फ्लिक्ट 26 जुलाई 1999 को क्लोज हुआ, जिसे हम आज कारगिल विजय दिवस की तरह मनाते हैं। इस्लामाबाद में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था और जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि पीएम ने यूएसए के प्रेशर में देश को धोखा दे दिया है। अक्टूबर 12, 1999 जनरल मुशर्रफ ने मिलिट्री कू के साथ पाकिस्तान में पावर ले लिया और कारगिल को इतने बेहतरीन तरीके से हैंडल करने की वजह से अटल जी को अगले इलेक्शन में जीत मिली और एक स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट बनी। कारगिल वॉर में कुल मिला के 11 इंडियन हीरोज को महावीर चक्र, 4 को परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस 2 महीने की लड़ाई ने सब कुछ दिखा दिया था। ताशी नामग्याल, एक चरवाहे ने आर्मी को घुसपैठ के बारे में खबर दी थी। एक अडिग और फैसले लेने की हिम्मत रखने वाला पीएम कैसा होता है वो भी हमने देख लिया था। अपनी जान की बाजी लगाने वाले हमारे सोल्जर्स और उनके पीछे खड़े हुए देशभक्त, इन सब ने मिलके भारत की जीत दर्ज की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।